लोकतांत्रिक देश में सबसे बड़ी ताकत होती है जनता, और उस जनता के नुमाइंदे यहाँ बैठते हैं। ये है हमारी संसद। संसद में बैठकर जन कल्याणकारी योजनाओं और कानूनों को बनाया जाता है जो देशवासियों को उन्नति की ओर ले जाए। लेकिन अक्सर देखने में आ रहा है कि हमारे देश के जनप्रतिनिधि ईमानदारी से जनता की सेवा नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने निजी स्वार्थों में लिप्त हैं। इन नेताओं और मंत्रियों को बेनकाब करने की जिम्मेदारी मीडिया की है, लेकिन आजकल का मीडिया भी पूरी तरह से सत्ताधारी दलों, पूंजीपतियों और सरमायादार लोगों के चंगुल में फंस चुका है। सरोकार मीडिया ने तय किया है कि जन सरोकार प्रोग्राम के तहत हम देश और समाज की उन समस्याओं को उठाएंगे जिनसे जनता का सीधा सरोकार है। हम नेताओं को उनके सही मकसद की याद भी दिलाएंगे और उनको राष्ट्रहित में कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और पत्रकारिता का इस्तेमाल कैसे हो ये भी बताने का प्रयास करेंगे। हमारी देशवासियों से अपील है कि वे इस प्रोग्राम को मजबूत और कामयाब बनाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9540297770 पर अपने सुझाव प्रेषित करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, जन सरोकार प्रोग्राम के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत को बुलाया है जो समाज में पूरी तरह से कई मुद्दों को परिवर्तित करना चाहते हैं। वे बहुत लंबे समय से एजुकेशन को लेकर एक मिशन चला रहे हैं, मिशन एजुकेशन। एजुकेशन के थ्रू रोजगार भी मिले, इसलिए एजुकेशन मिशन फॉर एम्प्लॉयमेंट। इसी तरीके से राजनीति को साफ सुथरा करने के लिए क्लीन पॉलिटिक्स भी एक तरह से ये मुद्दा छेड़े हुए हैं कि पूरे देश की राजनीति साफ सुथरी हो। इसके लिए क्लीन पॉलिटिक्स का अभियान इन्होंने चलाया है। वैसे तो लोकेश कुमार जी बाय प्रोफेशन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के टीचर हैं और बच्चों को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पढ़ाते हैं और उसी से उनका अपना परिवार का खर्चा चलता है। आज़ादी के बाद से देश में जिस तरह के राजनीतिक माहौल परिवर्तित हुए हैं और जिस तरीके से आम जनता को जो दरकार थी देश आज़ाद होने के बाद वे अधिकार नहीं मिले हैं, उसको लेकर लोकेश जी जैसे लोग काफ़ी बेचैन और चिंतित हैं। इसीलिए सरकार के नकारापन को सकारात्मक रूप देने के लिए ऐसे लोग संघर्ष कर रहे हैं। आज हम मास्टर जी से जानना चाहेंगे कि उनके इन दोनों अभियानों में किस तरह से लोगों का सहयोग मिल रहा है या कहां-कहां आपको परेशानियां पेश आ रही हैं। नमस्कार मास्टर जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपके मन में ये दो अभियान एक साथ शुरू करने का विचार कब आया और इसको क्रियान्वित करने के लिए कब से कोशिश शुरू की? देखिए, मिशन एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट जो है उसका शुरुआत ऐसी हुई कि जब हमारे स्कूल के दिन थे तो कुछ बुरे समय मेरे साथ भी गुजरा है। मैंने भी किताबों की और टीचर्स की कमी देखी है और उस समय किताबों की टीचर्स की जब कमी देखते थे तो उसी टाइम एक निर्णय लिया था कि जब कभी किसी लायक बन जाऊंगा तो जैसे आज एक दो लोग मेरी मदद कर रहे हैं, मैं भी किसी न किसी की मदद करूंगा। मुझे कई सारे टीचर्स ने मदद की उस समय पे, आउट ऑफ वे आकर के मेरी मदद की। ओपी शर्मा सर हैं, के मल्होत्रा मैम हैं, जिनकी वजह से आज मैं किसी लायक बना। तो वो मेरा एक था कि वो जो चीज थी मन में कि बड़े होते जैसे मैं किसी लायक बना, मैंने गेट बैक टू द सोसाइटी
गिवन टू बैक टू सोसाइटी के नाते कुछ देना शुरू किया या करना शुरू किया। और मिशन एजुकेशन बढ़ाते बढ़ाते अब मेरा वो शौक बन गया। अब मुझे लगता है कि जब तक मैं उसमें कुछ नहीं कर लेता हूँ तब तक मुझे लगता है कि इस दिन या इस हफ्ते तो मैंने कुछ किया ही नहीं समाज के लिए। रही बात उसमें हम क्या करते हैं, 2-3 हमारी मुख्य उसमें एक्टिविटीज हैं। सबसे पहले कि बच्चों को काउंसलिंग, बच्चों का शिक्षा का महत्व, शिक्षा क्यों जरूरी है, ये जिस बच्चे को समझ में आ जाती है वो अपने आप ही पढ़ने शुरू हो जाता है। ठीक है, 10% बच्चे सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, 80-90% बच्चों को मोटिवेट करने की जरूरत होती है और हर समय जरूरत होती है। तो शिक्षा का महत्व उनके दिमाग में आ जाए तो वो बहुत अच्छे समझाते हैं कि शिक्षा क्यों जरूरी है। तो ये हम काउंसलिंग सेशन करते हैं, उसमें मेरे 3 स्टेप होते हैं। हम उसमें स्कूलों में जाके काउंसलिंग करते हैं, गवर्नमेंट स्कूल आरकेपुरम में, खास करके मेरा कार्य क्षेत्र आरकेपुरम में रहा है, तो आरकेपुरम के 12-13 स्कूल हैं और जब तक लगभग सभी स्कूलों में मैं जा करके काउंसलिंग करता था और लंबे समय से काम चल रहा है। दूसरा, जहां फ्री की जरूरत पड़ी तो मैंने फ्री में जाके स्कूल में पढ़ाया भी है। दूसरा होता है कि हम डोर टू डोर जाके स्लम्स में बच्चों को, पेरेंट्स को इकट्ठा करते हैं, वहां पे सेशन लेते हैं। उसके अलावा जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है, हम घरों में जाकर के जो माताएं हमारे सेशंस में नहीं पहुंचती हैं, जो स्कूल्स में नहीं पहुंचती हैं, उनको खड़े करते हैं, बच्चे को और माता को दोनों के साथ खड़े करते हैं। एक ही घर से 3-4 लोगों को बुलाया, 2-3 बच्चे हो गए, 2-3 की माता हो गई, 5-6 लोगों का, जहां 1-to-1 बात हो सके, वहां हम माँ को और पिता को, बच्चों को, दोनों को काउंसलिंग करते हैं। और हमारी कोशिश ये हो कि बच्चे के थ्रू उस माता की काउंसलिंग ज्यादा हो जाए, क्योंकि 80% केसों में ज्यादा माताओं को काउंसलिंग की जरूरत है, पेरेंट्स को काउंसलिंग की जरूरत है। खास करके जो 20-22 स्लम आरकेपुरम में है, वहां ये स्थिति बहुत ज्यादा है। तो माताओं की काउंसलिंग अगर हो जाए, माताओं को समझ में आ जाए कि मेरे को अपने बच्चे को यहाँ से यहाँ कैसे ले जाना है, तो काम बहुत आसान हो जाता है। तो करते करते अब मेरा शौक बन गया। अब दूसरा मिशन क्लीन पॉलिटिक्स, जब भी हम इसे कर रहे थे और लंबे दौर पे करते करते बार-बार एक दिमाग में आती है बात कि यार मेरे जैसे कितने लोग इसमें लगे हुए हैं, दुनिया भर की एनजीओस लगे हुए हैं, दुनिया भर के समाज के लोग लगे हुए, ऐसे कर रहे हैं। और एक चीज बार-बार एक क्वेश्चन मार्क आता था कि यार हम 5 साल में इतने सारे बच्चों को सुधार नहीं पाते हैं, और एक घटिया राजनीति के तहत लोग, घटिया व्यवस्था के तहत लोग 15 दिन में चुनाव प्रचार के दौरान सिर्फ 15 दिन में दारू बांट करके उससे ज्यादा पीढ़ियों को बर्बाद कर देते हैं। तो वहां से लगा कि हम कितना भी करेंगे, अगर ये राजनीति इसी तरह से स्तर गिरता रहा, राजनीति का स्तर गिर रहा, देखिए समाज और राजनीति दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। राजनीतिक स्तर गिर रहा है तो सामाजिक स्तर गिर रहा है, सामाजिक स्तर गिर रहा है तो राजनीतिक स्तर गिर रहा है। अब हमने कहा हम जैसे कितना भी थोड़ा सा सुधार करके लाते हैं, ये और ज्यादा गिरा देते हैं। अच्छा, यही सवाल। अब आपने दोनों मुद्दे आपके बहुत अच्छे हैं जी, समाज के हित के लिए हैं जी, इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। लेकिन मेरा यही भी सवाल है कि आप जैसे प्रबुद्ध लोगों को कई बार राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के खातिर इस्तेमाल कर लेते हैं जी, और फिर उनके कहे हुए या उनके बताए हुए प्लान पे और रास्ते पे सरकार बनने के बाद काम नहीं करते हैं। बिल्कुल ठीक बात। हमें जैसा कि पता है कि आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बहुत मदद किया चुनाव प्रचार में और सब चीजों में जी। उनकी सरकार बनने के बाद आपको मिल रहा है सपोर्ट की नहीं, ये आप बताइए। देखिए, ऐसा तो पहली बात, मैं कोई सपोर्ट के लिए उनके पास गया भी नहीं हूँ, जिसके लिए कि उन्होंने मना कर दिया हो। लेकिन हाँ, जिस तरह से मेरी एक्सपेक्टेशंस थी कि मिशन एजुकेशन के तहत हम कुछ अच्छा करेंगे, जैसे सरकार बनने से पहले या पार्टी के बहुत अच्छे बनने से पहले मनीष जी के साथ हमारा एजुकेशन को लेकर कई बार मनीष सिसोदिया जी के साथ डिस्कशन होता था, तो हमारा एक उस टाइम पे मेरा और मनीष जी की इस बात पे बड़ी आम सहमति होती थी कि हम स्कूलों में जो समाज के लोग हैं वो स्कूल से कट गए हैं। आज हमने स्कूलों की जिम्मेदारी अलग छोड़ दी है, समाज की जिम्मेदारी नहीं है, जबकि पहले सामाजिक योगदान से स्कूल चलते थे। नहीं, यही पे फिर हम आपको काट रहे हैं। मनीष जी से आपका मनीष जी से आपका इतना गहरा संबंध था और साथ में डिस्कशन होता था, वो डिप्टी सीएम है जी, एजुकेशन भी उन्हीं के हाथ में है। तो जो आपका सपना था, जो आपका तरीका था उनकी सरकार बनने से पहले, उस तरीके को केजरीवाल के नेतृत्व में मनीष सिसोदिया लागू कर रहे हैं या नहीं? स्ट्रेट फॉरवर्ड देखिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड ये है कि वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन समस्या ये है कि एक तो अति प्रचार उनको ले डूबता है। दूसरा, जैसे मेरे आरकेपुरम की स्थिति है कि उन्होंने यहाँ स्थिति ऐसी बना दी कि 2013 में जब हम आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही थी, मैं पूरी तरह से पार्टी के साथ था। उस समय पे हम जिस व्यक्ति की दूसरी पार्टियों के शराब बांटने से परेशान थे, बहुत सारे लोगों की हम शराब पकड़वा रहे थे, है ना जी, और हमारे खिलाफ जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा था बसपा से, ठीक है, 2015 में पार्टी उसको टिकट देकर के बोलती है कि आप इनके लिए
वोट मांगी है, वो हमारे दुर्भाग्यपूर्ण था। मतलब जो टिकट बंटवारे का गड़बड़ की वजह से सारी राजनीति बेकार होती है, यानी चुनाव चिन्ह की वजह से सारी गड़बड़ होती है, वो चुनाव चिन्ह का धंधा इन्होंने भी शुरू कर दिया। वो कैसे इन्होंने वितरण किया, पैसे लेकर के किया, कैसे नहीं किया ये जाने, लेकिन जो वितरण जो इनका था कि हम कैंडिडेट सिलेक्शन प्रोसेस को इतना बेहतरीन बनाएंगे कि बेहतरीन कैंडिडेट अंदर जाएंगे, ये पहली शर्त थी मेरा इस पार्टी से जुड़ने की। जब तक अरविंद ने खुद ये एश्योर कराया मुझे कि हाँ लोकेश जी हम ऐसा करेंगे, तभी मैंने पार्टी में पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा। तो अरविंद जी ने मक्कारी की, इसका मतलब देखिए ये तो भगवान जाने किसने मक्कारी की, लेकिन जो कैंडिडेट सिलेक्शन प्रोसीजर की जिन्होंने बात की थी वो आज 5% भी नहीं रह गया पार्टी में। तो क्या ये माना जाए जी कि जिन आदर्शों को, जिन विचारधारा को, जिस उसूल को लेकर केजरीवाल चले थे और आप जैसे लोग उसमें जुड़े थे, उससे वो पीछे हट गए, या वो नहीं कर रहे थे, आप जैसे विद्वान लोग खुद उनसे जो है पीछे हटे, हुआ क्या? देखिए जो सबके अपने अपने समझ होती है, अपना अपना विचार होते हैं, उसूल भी सबके अलग अलग हो सकते हैं, उनके विचार कुछ और है कुछ। हाँ जहां तक मैं अपना साफ कर दूं कि मेरा ये था कि हम दो ही विशेष चीजें जो मैं नजर आती थी कि जब कैंडिडेट सिलेक्शन प्रोसेस होगा तो राजनीतिक सुधार होगा और व्यवस्था परिवर्तन होगा। इन दोनों को ये मेरी चीजें थी, इनको लेकर के हम आगे बढ़े थे। ठीक है, अब जब हमने देखा कि यहाँ जो टिकट बिक्री का धंधा बाकी पार्टियों में शुरू होता था और सारी चीजें, सारी राजनीति जो है टिकट के आसपास घूमती है, ब्रांड यानी वो नकाब बोलता हूं उसको, नकाब ओढ़ करके किसी भी आदमी को जिता देना, वही सब यहाँ होने लगा। तो हमें लगा नहीं अब ये उस दिशा में से भटक चुके हैं। तो हमने उन्होंने हमें नहीं कहा, हमने खुद उनका साथ छोड़ दिया। अच्छा, अब आप किसी देश की राजनीतिक पार्टी की विचारधारा के अपने आप को करीब पाते हैं? देखिए हमने कभी इस तरह का आकलन नहीं किया है, और कोई चीज अगर करती है तो 10 की 10 चीजें ना किसी भी की खराब है, 10 की 10 चीजें किसी की अच्छी है। हम मुद्दों पे बात करते हैं। आज पूरा व्यक्ति ना आप पूरे खराब हो सकते, ना मैं पूरी तरह से ठीक नहीं, मुद्दों पे मेरा वही सवाल है, फिर रिपीट कर रहा हूँ, सवाल सुनिए ठीक से जी। 10 पार्टियां मान लीजिए प्रमुख हैं, जी जी, 10 में से कोई पार्टी, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, वो कहती है कि मास्टर जी ये जो 2 आपके मुद्दे हैं ये मेरी कोर प्लानिंग में ये भी है, आप मेरे साथ आ जाओ। तो क्या आप बिना अपनी विचारधारा को समझे सिर्फ कोर मुद्दे होने की वजह से उसके साथ चले जाओगे? देखिए मैंने कहा ना कोर मुद्दों में हम साथ जाने की जरूरत क्या है, अगर वो कर रहे हैं तो हम उसको बाहर से सहयोग करते हैं, जहां है वहां से सहयोग करेंगे। मैं फिर और क्लियर कर रहा हूँ सवाल जी। मान लीजिए अरविंद केजरीवाल कांग्रेस, बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी जी, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल या जितनी भी पार्टियां दिल्ली में हैं जी, उसका कोई नेता कहता है कि लोकेश जी आपकी जो चीजें हैं ये बहुत अच्छी हैं जी, ये हम अपने यहाँ लागू कर रहे हैं, ठीक है, आप हमारे साथ आइए, लेकिन क्योंकि आप जो है एक नागरिक हो, आपकी एक धार्मिक आस्थाएं होंगी, सामाजिक आस्थाएं होंगी, आप उस हिसाब से किसी एक विशेष धर्म में रुचि रखते हैं, किसी एक विशेष धर्म को मानते हैं, तो क्या आप उस व्यक्ति के साथ जाना चाहेंगे जो आपकी धार्मिक मान्यताओं और सामाजिक मान्यताओं को ना मानते हुए आपके कोर इशू को जो है महत्व दे? तो आप किसको प्राथमिकता देंगे? मेरा सीधा सवाल ये है। मेरा सीधा सवाल ये है कि अगर आदमी उस काम को कह रहा है जी हम इसको कर रहे हैं, तो मेरे से ज्यादा क्षमतावान तो हैं, तो वो कर ले भाई, मैं उसमें क्या रोक रहा हूँ? मैं तो बड़ी खुशी के साथ कहूंगा जी बहुत अच्छी बात है आप इस काम को कर रहे हो, उस मेरे जाने से ही क्या हो जाना है, जिसने करना वैसे भी कर देगा। नहीं, अगर आप मेरा इतना बड़ा मेरा वो नहीं है कि मैं मेरे जाने से ही कुछ होने वाला है। अच्छा। मैं तो अपने को बहुत नीचे जमीनी कार्यकर्ता ही समझता हूँ। पहली बात तो जिस आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं उनकी आइडियोलॉजी होती कुछ है, दिखते कुछ है, कहते कुछ है, इसलिए हमें आकलन का सवाल ही नहीं। चलिए क्लीन पॉलिटिक्स कैसे होगी अब उसमें शुरू करते हैं। क्लीन पॉलिटिक्स की जो बात कर रहा हूँ, हम जो इस विषय में बात कर रहे हैं, देखिए क्या है कि जितने भी ये आज समाज में 2 चीजें दिमाग में, एक कार्यकर्ता से लेके, पार्टी के कार्यकर्ता से लेके, वोटर से लेके, जो न्यूट्रल है उनके भी और जो साइलेंट है वो भी, सबके दिमाग में एक ही 2 चीजें सबके दिमाग में घर की हुई है। उनके कहना है पार्टी मतलब चुनाव चिन्ह, चुनाव चिन्ह मतलब पार्टी, जो कि ऐसा कुछ है नहीं। चुनाव चिन्ह अनपढ़ों के लिए लगाया गया था
और आज उसे लोग पार्टी की प्रॉपर्टी समझ के बैठे हुए हैं। दूसरा एक जो गलतफहमी लोगों में है कि जीतना मतलब ब्रांडेड चुनाव चिन्ह, ये दोनों चीजें हम तोड़ना चाहते हैं। अब चुनाव चिन्ह अनपढ़ों के लिए लगाया गया तो 90% लोगों को नहीं मालूम, पार्टी वाले तो पार्टी के लिए लगाया गया है जी, पार्टी का लेना देना ही उसे कुछ नहीं है। दूसरा, जितने ही पूछो, पार्टी को संवैधानिक अधिकार ही नहीं है चुनाव लड़ने का। चुनाव लड़ने का संवैधानिक अधिकार उम्मीदवार को है। उम्मीदवार को फोकस ना करके उसके नकाब को सब कुछ किया जा रहा है, झाड़ू के नीचे, कमल के नीचे और हाथ के नीचे छिप छिप करके लोग कैसे कैसे लोग जीत रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि ये जो चुनाव चिन्ह जो नकाब ओढ़ करके लोग जीत रहे हैं, ये नकाब सामने से हट जाए। अच्छा चलिए, सिराज साहिल है तो सिराज साहिल नजर आएगा, हट गया नकाब जी, उससे पॉलिटिक्स सही हो जाएगी, बहुत कुछ सही हो जाएगा। देखिए, जितनी भी चीजें आप करना चाहते हैं, आप शिक्षा में सुधार करना चाहते हैं, एजुकेशन रिफॉर्म्स आप करना चाहते हैं, आप चुनाव सुधार करना चाहते हैं, या आप पुलिस में रिफॉर्म्स करना चाहते हैं, आप न्यायालय में रिफॉर्म्स करना चाहते हैं, जितने भी रिफॉर्म्स आप करना चाहते हैं वो सारी चीजें संसद करेगी। सुन लीजिए, संसद करेगी, और संसद में बैठे लोग अगर इस नियत के नहीं है, वो जवाबदेही नहीं है जनता से, तो वो क्यों करेंगे? क्यों आज जितने भी संसद में लोग बैठे हुए हैं, वो क्या है, वो सब सिर्फ चुनाव चिन्ह के एक तरह से पार्टियों की, आधे से ज्यादा पार्टियों के गुलाम है। क्योंकि देखो, बहुत सिंपल से बात कर रहा हूं, चुनाव चिन्ह ने दो बड़े नुकसान किए। मुझे अब ये बात पूरी कर लेने दीजिए, आप बहुत चीजें समझ में आ जाएंगे। आज किसी भी पार्टी में अगर 20 कार्यकर्ता, किसी भी XYZ किसी पार्टी का ले लीजिए, किसी भी पार्टी में अगर 20 कार्यकर्ता काम करते हैं, तो 20 के 20 आधे अधूरे मन से काम करते हैं। उनको लगता है यार काम तो हम करेंगे, टिकट का जुगाड़ किसी किस्वे का हो जाएगा। कैसे होगा वो मैं नहीं डिस्कस करना चाह रहा हूं। टिकट का जुगाड़ किसी की किस्वे का होगा, हम तो ऐसे ही रह जाएंगे। लोगों से कमिटमेंट हम करेंगे, जवाबदेही हमारी बनेगी, टिकट पाने वाला कुछ करेगा नहीं, गालियां हमें खानी पड़ेगी, शर्मिंदा हमें होना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, जो समय ऊर्जा उनको क्षेत्र में जाकर के जन सेवा कर करके, अच्छे कार्य कर करके, अपने आप को निखार करके अच्छा नेता बनाने में लगानी चाहिए, वो समय ऊर्जा लगा रहे हैं बड़े नेताओं की चापलूसी में, टिकट के जुगाड़ में। और जो योग्य आदमी होगा वो चापलूसी क्यों करेगा? इसलिए पार्टियों में अच्छी योग्य नेताओं का अकाल है इस टाइम, अच्छे नेता बनने ही बंद हो गए। एक बात। दूसरी बात, मान लीजिए किसी तरह से हमने कहा, मतलब हमें विचार आया कि ये सिराज साहिल बहुत अच्छे व्यक्ति हैं भाई, इनको जो है इस क्षेत्र का विधायक अगर बना दिया जाए तो ये बहुत अच्छा काम करेंगे। हमारे जैसे 100-200 लोग इकट्ठे हो गए, इस बात पर आम सहमति बन गई कि इनको विधायक बनाया जाए। अब किसी व्यक्ति ने कहा कि भाई ये बात तो ठीक है, लेकिन जब तक इनके लिए किसी ब्रांड का चुनाव यानी नकाब का इंतजाम नहीं करोगे, जीतेंगे नहीं। अच्छे व्यक्ति को जनता वोट नहीं देती जल्दी से। चाहते ना चाहते हुए एक आम सहमति बन गई, ना चाहते हुए हम भी तैयार हो गए, अच्छा चलो ठीक है, इनके लिए किसी के चुनाव का चिन्ह का इंतजाम किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, हम दिल्ली में बैठे हुए हैं, तो दिल्ली में सपोज कीजिए हमने आपके झाड़ू के चुनाव चिन्ह का इंतजाम कर दिया, हमने झाड़ू का नकाब आपके चेहरे पे लगा दिया, जनता ने वोट दिया, आप जीत भी गए। बहुत साधारण सा ख्याल आपके मन में आया कि यार लोगों ने तो वोट झाड़ू को दिया, मैं तो झाड़ू की वजह से जीता हूं, और झाड़ू मुझे पार्टी ने दिया है। ना चाहते हुए भी आप पार्टी के सेवक बन गए। हम जैसे लोग जो उसको जनसेवक बनाने चले थे, हमें लगता फिर ठगे गए कि यार हमने तो जनसेवक चाहिए था, हमें क्या मिला? पार्टी सेवक। और दूसरी बात, ये अच्छे व्यक्ति का हमने गया, जो खराब आदमी नकाब ओढ़कर जीतता है उसका तो हम कैलकुलेशन ही नहीं कर सकते कितना देश का बेड़ा, समाज का बेड़ा करते हैं। हम तो कैलकुलेशन मैक्सिमम लोग 99% पैसे की कैलकुलेशन कर लेते हैं, किसी ने 50 करोड़ बना लिए, 100 करोड़ बना लिए। लेकिन अगर एक अच्छा व्यक्ति समाज का प्रतिनिधित्व करता है तो पूरे समाज को सही दिशा में लेकर के जाता है, अच्छे लोगों को बल मिलता है, समाज अच्छी दिशा में जाता है। और खराब आदमी अगर जनप्रतिनिधि बनता है तो समाज खराब दिशा में जाता है, और कितना बड़ा नुकसान वो 5 साल के अंदर हो जाता है वो कैलकुलेट ही नहीं हो सकता। एमपी का बड़ा चुनाव होता है, उसमें थोड़ा सा मैं कह सकता हूं कि वो पार्टी के नाते जाएगा। जैसे जब लोकल चुनाव पे आते हैं, जैसे चेहरा आता है तो उनको पता होता है सिराज साहिब कौन है। अब उनको अब जो है एक व्यस्त मताधिकार की हम बात करते हैं। आप सुन लीजिए, एक एक बात आप करो ना, बात पूरी आप लोकसभा के बाद विधानसभा, ये बताइए। सुन लीजिए, आप मेरी बात सुनेंगे तो आपको आंसर मिलेगा, वो आंसर नहीं मिलेगा। जी बताइए। पूरा आंसर चाहते हैं सेटिस्फैक्टरी, तो हाँ ना में नहीं होगा इसलिए। बताइए। व्यस्त मताधिकार का मतलब है कि जो आदमी है वो व्यस्त करे, यानी पूरा जान पहचान करके उसे पता हो कि मैं किस आदमी को अपना वोट दे रहा हूं। क्योंकि चुनाव व्यक्ति लड़ता है, पार्टियां नहीं लड़ती हैं।
तो आज तो वो झाड़ू पे बटन दबा के आ गया, उसको पता ही नहीं कि झाड़ू की आड़ में खड़ा कौन हुआ था, कमल पे खड़ा कौन हुआ था पता ही नहीं है, वो तो व्यस्त मताधिकार है ही नहीं। जब आपका झाड़ू और कमल नहीं होगा तो उसको जानना पड़ेगा कि अच्छा ये कौन है मेरे यहाँ, अच्छा सिराज साहिल है, कौन है लोकेश कुमार है, तो उसको कैंडिडेट को जानेगा और उसको कहेंगे व्यस्त मताधिकार। तो जो नकाब की आड़ में जो उल्टे सीधे, देखिए जो अच्छा व्यक्ति उसको उससे फायदा होगा, जो उल्टे सीधे लोग नकाब ओढ़कर जीत जाते हैं वो रुक जाएंगे। फिर सवाल पूछूं? जी बिल्कुल। चुनाव आयोग के नियम के अनुसार 18 साल का युवक और युवती वयस्क मतदाता है जी। ओके जी। सिर्फ जो है पार्टियों के चिन्ह हट जाएंगे, फोटो लग जाएंगे, से फोटो तो अभी भी लगता है लेकिन चिन्ह हट जाएगा तो मतदाता पहचान लेगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है। पहचानवाने के लिए प्रचार चाहिए है, प्रचार के लिए पैसा चाहिए है, पैसे के लिए पार्टी का संरक्षण चाहिए है, तो वो चीज सिराज साहिल और मास्टर लोकेश कहां से लाएंगे जो पूरी लोकसभा में अपना चेहरा बिना चिन्ह के लोगों तक पहुंचा पाएंगे? इसका जवाब देखिए, जो आदमी संघर्ष करता है, ये किसने कहा कि सिराज साहिल आए और 1 महीने के अंदर विधायक बन जाए? ये क्यों जरूरी है कि सिराज साहिल आए और 2 महीने के अंदर सांसद बन जाए? सिराज साहिल 10 साल 15 साल क्षेत्र में काम करें तो उनको कौन नहीं पहचानेगा? मेरे आरके पुरम में मैंने कभी पोस्टर नहीं लगवाए। आपने सवाल का कंट्राडिक्ट आंसर खुद दे दिया। अगर आप काम कर रहे हो और कोई आदमी कमल का फूल पंजा और झाड़ू लेके घूम रहा है तो भी आप उसको हरा दोगे क्योंकि आप पॉपुलर हो। आपने अपनी सवाल का तो इसका मतलब इररेलेवेंट हो गया चुनाव चिन्ह योग्य आदमी के आगे। आप दो में से एक बात करो। देखिए, पहुंचने की बात जनता तक है, अगर तो जनता तक पहुंचने में आपको चिन्ह सुन तो लीजिए क्वेश्चन, चिन्ह हट जाएगा, उसके बावजूद आपको लोकसभा में अगर 10 लाख वोटर है तो वहां तक पहुंचने के लिए संसाधनों की जरूरत पड़ेगी। आपने कहा कि अगर आप योग्य हैं और क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो ऐसे आज भी लोग जीत रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। इसकी वजह से लोकतंत्र का नुकसान हो रहा है। राइट, अब जो मैं किन के कह रहा हूँ, जो अच्छे लोग हैं उनको तो फायदा मिलेगा इससे, जो खराब लोग हैं वो जीतने बंद हो जाएंगे। मैंने इस बात पे ज्यादा फोकस किया है। जो अच्छे और खराब की क्या डेफिनेशन है आपके हिसाब से? वो तो बड़ी डिफिकल्ट डेफिनेशन है साहब। नहीं, अच्छे खराब की तो अलग डेफिनेशन है। अच्छे और खराब की क्या डेफिनेशन? देखिए, चंबल घाटी के डाकू तक भी संसद में पहुंच गए, तो उन्होंने अगर पहुंच गए तो पार्टी ने पहुंचाया, जनता ने वोट दिया। लोकतंत्र में जनता भगवान है ना। जनता ने वोट नहीं दिया, जनता ने सिर्फ चुनाव चिन्ह को वोट दिया। जनता को पता ही नहीं था उसके पीछे है कौन। दोस्तों, सरोकार मीडिया यूट्यूब चैनल को मजबूती देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक सीधे पहुंच सके। धन्यवाद।